सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़सानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफ़साना बब्बल। दरबारी लाल शाम घर ही में बैठा सीता के साथ बेकार हो रहा था। किसी के साथ बेकार होना उस हालत को कहते हैं जब आदमी देखने में इवनिंग न्यूज़ या गालिब की गज़लें पढ़ रहा हो, लेकिन ख़यालों में किसी सीता के साथ गर्क हो। सीता ने तो कहा था वो ठीक 6 बजे अरोड़ा सिनेमा की तरफ से आने वाली सड़क के मोड़ पर खड़ी होगी। उसकी साड़ी का रंग कासनी होगा, लेकिन दरबारी किंग्स सर्कल में रहता था, जिसका नाम अब महेश्वरी उद्यान हो गया है। वो लाउड स्पीकरों की एक फर्म में काम करता था। आमदनी तो कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन पैसे की कमी भी न थी। बाप मेहता गिरधारी लाल ने एक ही दिन की फॉरवर्ड ट्रेडिंग में 3-4 लाख रुपए बना लिए थे और फिर एकाएक ही हाथ खींच लिए, जो अब तक खींचे हुए थे। आज भी कॉटन एक्सचेंज में उनके साथी मेहता साहब के मक्खन में से बाल की तरह से निकल जाने पर गालियां देते तो वो जवाब में हंस देते। ऐसी हंसी जो आदमी 3-4 लाख रुपया अंदर डालकर ही हंस सकता है। फिर बड़े भाई बिहारी लाल की शादी मारवाड़ियों के घर में हुई थी, जिन्होंने 20 सेर सोने के कड़े अपनी लड़की के हाथों में डाले और यूं उसे दरबारी की भाभी बनाया। बरस एक बाद दरबारी की अपनी बहन सतवंती नार एक लखपति इस्माइली सालेह मोहम्मद के साथ भाग गई और निकाह कर लिया। गली मोहल्ले पूरे शहर में हंगामा हुआ। बरसों मेहता साहब ने लड़की और दामाद दोनों को प्रेम कटेर अपने घर में घुसने न दिया। आखिर मन मनौती हो गई। लड़के के रिश्तेदार कहते थे लड़की को मुशर्रफ ब इस्लाम किया गया है और उसका नाम कनीज़ फातिमा है, और मेहता साहब कहते थे लड़के को शुद्धि करने के बाद उसका नाम सरदारी मोहन रखा गया है। लेकिन सरदारी मोहन या सालेह मोहम्मद अपना नाम हमेशा एसएम नवाब ही लिखा करता। चूँकि लड़के की इस कबीह हरकत पर गुस्सा निकालने का और कोई ज़रिया न था, इसलिए दरबारी लाल के हवारी जब भी सतवंती नार के पति या शौहर से मिलते तो यही कहते, क्यों बे साले। आज साले या सरदारी और सतवंती दोनों घर पर थे और उनके 2 बच्चे भी। उस समय बिहारी और भाभी गुणवती ने मिलकर दरबारी की शादी का मसला छेड़ दिया। औरतें मिसाली मर्द और मर्द मिसाली औरत की बातें करते करते आपस में उलझने लगे। दरबारी बरामदे में बैठा अपने बारे में सारी गुफ्तगू सुन रहा था। एकाएक ही वो लपका और अपने मुंह के लाउड स्पीकर को खिड़की में से अंदर करते हुए बोला, मैं दरबारी लाल मेहता वलद गिरधारी लाल मेहता साकिन बम्बई हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। सब इस आवाज़ पर चौंक गए। औरतों और बच्चों की तो जान ही निकल गई। दरबारी लाल वापस अपनी जगह पर आकर इवनिंग न्यूज़ के वरक उलटने लगा और फिर अरोड़ा सिनेमा की तरफ घर को मुड़ती हुई सड़क पे देखने लगा, जहां उसे कासनी रंग की साड़ी की तलाश थी। अंदर सब हंस रहे थे। माँ भी उनमें आकर शामिल हो गई थी। दरबारी घर भर का बांका था। जिस तरीके से वो बालों पर हेयर टॉनिक लगाता, मेहनत से उनको बिठाता, कैंची लेकर आईने के सामने घंटा घंटा 2-2 घंटे मूँछों की नोक में सर्फ करता, सब बांकपन की दलीलें ही तो थीं। बात दरअसल ये है कि शादी से पहले उम्र के इस हिस्से में लड़के लड़कियों की सी हरकतें करने लगते हैं और लड़कियां लड़कों की सी। फिर शादी होती है, आपस में मिलते हैं, तब कहीं जाकर अपना अपना काम संभालते हैं। दरबारी की इन हरकतों को देखकर घर की औरतें कहती थीं ये सब शादी की निशानियां हैं, और मर्द कहते थे बर्बादी की। बरामदे में सिख तरखान ने जाली लगाने का काम आज ही शुरू किया था। वो दिन भर एक बेशक्ल बेकायदा और खुरदरी सी लकड़ी को छीलता, उस पर रंदा करता रहता, और इसीलिए सारे घर में लकड़ी के छिलके और छपटियाँ बिखरी हुई थीं और पैरों में लग रही थीं। जब ही सामने डॉन बॉस्को स्कूल में घंटी बजी और सफ़ेद सफ़ेद कमीज़ और नीली नीली नेकरें पहने हुए लड़के एक दूसरे पर गिरते पड़ते हॉस्टल के कमरों से निकले। शायद वो शाम की दुआ के लिए गिरजे की तरफ जा रहे थे। स्कूल की ग्राउंड में लंबा सा फरगल पहने अभी तक फादर बच्चों को फुटबॉल खिला रहा था। उसने भी सीटी बजा दी, खेल ख़त्म कर दिया, मगर सीता ना आई। अरोड़ा सिनेमा की तरफ से इधर आने वाली सड़क पर कुछ गायें अलसाई सी बैठी थीं और जुगाली कर रही थीं। फिर उस जानिब से एक कार अंदर की तरफ मुड़ी और दाईं तरफ की बिल्डिंग के पीछे खड़ी हो गई।
जब ही एक मोटी सी औरत आते हुए दिखाई दी। उसके पीछे मद्रासी होटल उडुपी का मालिक रामा स्वामी आ रहा था। वो भी मोटा था, अगरचे वो मोटी औरत और उडुपी का मालिक रामा स्वामी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे। ताहम यहाँ दरबारी के यहाँ से यही मालूम हो रहा था जैसे वो एक दूसरे को ठेलते ढकेलते कोई अजीब सा खेल खेलते आ रहे हैं। सीता की बजाय उल्टी तरफ से मिस्री चली आई। हमेशा की तरह आज भी उसकी गोद में बच्चा था, बब्बल। बब्बल एक तंदुरुस्त बच्चा था, गोल मटोल, नर्म नर्म, जैसे स्पंज का बना हो। उसने यूं तो कई दांत निकाल लिए थे, लेकिन नीचे के दो दांत निस्बतन बड़े थे। कमीना हंसता तो वाल्ट डिज्नी का खरगोश मालूम होता। आज तक कोई ऐसा दिखाई न दिया जो बब्बल को हंसते देखकर बेइख्तियार हंस न दिया हो। बब्बल, दरबारी ने पुकारा और हाथ बच्चे की तरफ फैला दिए। मुस्कुराते हुए बब्बल ने दरबारी की तरफ देखा और अंदर की किसी बेबस सी तहरीक से एकाएकी दरबारी की तरफ मकना शुरू कर दिया। अब वो अपनी माँ मिस्री से संभाला न जा रहा था। ठहरो, दरबारी ने कहा और कुरमुरा लेने के लिए अंदर लपक गया। वो ये भी भूल गया कि सीता आएगी और चली जाएगी। बब्बल के चेहरे पर एक पुरखुलूस मायूसी की लहर दौड़ गई और पल भर में वो यूं महसूस करने लगा जैसे कह रहा हो, सारी दुनिया धोखा है। फिर जैसे वो मायूस हो रहा था, ऐसे ही दरबारी को आते देखकर खुश भी हो गया। बब्बल की माँ मिस्री एक भिखारन थी। एहतियाज की बिना पर इतनी छोटी सी उम्र में उसने बब्बल को भीख मांगने का फन सिखा दिया था। बाजार में जाती हुई वो बाबू किस्म के किसी भी आदमी के पास खड़ी हो जाती और बब्बल एक रिहर्सल किए हुए एक्टर की तरह उस आदमी की धोती या कमीज़ को खींचने लगता और उस चीज़ की तरफ इशारा करने लगता जो उसे मतलूब होती। आदमी देखता, नज़रें बचाता, फिर देखता और बेइख्तियार वो चीज़ खरीद कर बब्बल के हाथ में थमा देता। मिस्री बाबू के चले जाने के बाद बब्बल के हाथ से वो चीज़ ले लेती और दुकानदार को वापस करके पैसे खड़े कर लेती। बब्बल रोता चिल्लाता रह जाता। लेकिन दरबारी के साथ बब्बल और उसकी माँ मिस्री का रिश्ता ऐसा न था। कुरमुरा लेकर उसे बेचने का सवाल ही कहाँ पैदा होता था। कुरमुरे के साथ मिस्री को सीधे दोअन्नी या चवन्नी मिल जाती थी, जिससे बब्बल को कोई दिलचस्पी न थी। उसे तो अपना कुरमुरा चाहिए था, जिसे माँ नहीं छीनती थी और न किसी दुकानदार को देती थी। कुरमुरा वो सीधा मुंह में डाल लेता और दांतों में पपोलते हुए हुमक हुमक कर उछल उछल कर अपनी खुशनुदी का इजहार करता। आज जब दरबारी ने बब्बल को गोद में उठाया तो एक ही बार में कुरमुरे से मुट्ठी भरते हुए वो माँ की तरफ लौटने लपकने लगा। दरबारी ने बब्बल को बहुत रोका, प्यार दुलार की कोशिश की, लेकिन वो भला कहाँ मानने वाला था। ऊँ ऊँ करता हुआ वो तो जैसे माँ की तरफ गिरा ही जा रहा था। दरबारी ने कहा, कमीने, साले। अंदर से सालेह या सरदारी की आवाज़ आई, क्या हुक्म है हुजूर? आपको अर्ज़ नहीं किया, फैज़ गंजूर, दरबारी ने अंदर की तरफ मुँह करते हुए जवाब दिया और फिर बब्बल के प्यारे दुलारे से गालों पर चपत लगाते उसे माँ को लौटाते हुए बोला, इतना खुदगर्ज़, सलाम न दुआ, शुक्रिया न धन्यवाद, काम निकल गया तो अब तू कौन और मैं कौन? मिस्री फुटपाथ की ज़िंदगी ने शर्म को जिसके लिए एक तकल्लुफ़ बना दिया था, बेबाकी से बोली, ये सब ऐसे ही होते हैं बाबूजी। और फिर बब्बल को छाती में छुपाती वहीं खड़ी वो अपनी दोअन्नी या चवन्नी का इंतज़ार करने लगी। बब्बल हमेशा की तरह अलिफ नहीं तो बेनंगा ज़रूर था, क्योंकि बदन पर कमर के नज़दीक वो एक काला सा तागा पहने हुआ था जिसमें एक तावीज़ लटक रहा था। उस लिबास में खुश माँ के पास पहुँचते ही उसने अपना मुंह मिस्री की बड़ी बड़ी छातियों में छुपा दिया, जहाँ से वो एक बहुत बड़े फातेह की तरह मुड़कर देखने लगा, जैसे वो किसी बहुत बड़े किले में पहुँच गया है। फिर नज़रों के तीरों तरकश ताने वो किले के कंगरों पर बैठा सामने किसी जद्दाल फ़ौज का जायज़ा लेने लगा, योरिश से पहले ही जिसके छक्के छूट गए। फिर एकाएकी किसी परों वाले ख़याली घोड़े पर बैठा वो किसी शहसवार की तरह लपकने लगा, आगे ही आगे, ऊपर ही ऊपर, और मंजिलें तस्खीर हो होकर उसके पैरों में पड़ी होती हैं। मिस्री एक पक्के बल्कि काले रंग की जवान औरत थी और बब्बल गोरा चिट्टा। ये कैसे हुआ? दरबारी ने कभी न पूछा। वो समझता था ये गरीब औरतें इतनी बेसहारा होती हैं। सड़क के किनारे पड़ी हुई मिस्री को कोई बाबू 8 आने रुपए के एवज़ बब्बल दे गया होगा।
आपके पास तो फिर भी चला आता है बाबूजी, वरना ये हलकट किसी मर्द के पास नहीं जाता। क्यों क्यों? दरबारी ने हैरान होकर पूछा। मालूम नहीं, मिस्री कहने लगी और फिर प्यार से बब्बल की तरफ देखती हुई बोली, हाँ, औरतों के पास चला जाता है। दरबारी जी खोल के हंसा। बदमाश है ना, अभी से औरतों की चाट लगी है, बड़ा होकर क्या करेगा? मिस्री खूब शर्माई और खूब ही इतराई। उसे यूं लगा जैसे वो अपनी गोद में अनगिनत गोपियों वाले कन्हैया को खिला रही है, और मिस्री के तसव्वुर में जो गोपियां थीं वो खुद भी उनमें से एक थी। जैसे बब्बल मिस्री का मन था और मिस्री की अपनी बर्तियां उसके इर्द गिर्द नाच रही थीं। बब्बल अभी एक गोपी के साथ था, फिर अनेक के साथ। दरबारी ने जो मिस्री बाई के साथ थोड़ी सी आज़ादी ली थी, उसी से घबरा कर पूछ बैठा, इसका बाप क्या काम करता है मिस्री? इसका बाप? मिस्री को जैसे सोचने में वक्त लगा। नहीं है। इस जवाब में बहुत सी बातें थी। ये भी थी कि वो मर चुका है, और ये भी कि मरने से भी बदतर हो गया है। मिस्री कहीं दूर देखने लगी और फिर दरबारी लाल की निगाहों के तासुफ को दूर करते हुए बोली, एक बार वो फिर आया था, मुझे यूं ही लगा जैसे वही है, लेकिन मैं क्या कह सकती थी बाबूजी, मैंने तो उसे जी भर के देखा भी न था। जब तक मैंने इस बच्चे का कोई नाम नहीं रखा था, कभी गोपू कभी नारियां कह के पुकारती थी। जब ही उसने इसके हाथ पर 5 का एक नोट रखा और बड़े प्यार से पुकारा, बब्बल, जब से मैंने इसका नाम बब्बल रख दिया है। और मिस्री फिर सोचने लगी, इसका बाप न होता तो 5 रुपये देता। दरबारी भी सोचने लगा, हो सकता है वो आदमी नहीं, 5 रुपये का नोट ही इस बच्चे का बाप हो। दरबारी ने आज अठन्नी मिस्री के हाथ पर रखने के बजाय बब्बल के हाथ पर रख दी। बब्बल ने सिक्के को हाथ में लिया, ज़ोर ज़ोर से बाजू को हुमकाया और फिर उसे फेंक दिया। अठन्नी सड़क के मेन होल में गिरने ही वाली थी कि जैसे मिस्री की तकदीर को एक खुश्क बेबज़ात से आम के छिलके ने रोक लिया। मिस्री ने झुककर अठन्नी उठाई और बब्बल को सीने से लिपटाते हुए बोली, लुच्चा है ना? और फिर उसे चूमते हुए वो दरबारी लाल से बोली, सच पूछो बाबूजी, तो मेरा मर्द यही है। तेरा मर्द? हाँ। मिस्री ने बब्बल को संभाला, जो अपनी माँ के सर पर से पल्लू खींच रहा था, और कहने लगी, ये कमाता है, मैं खाती हूँ। मिस्री बहुत बातूनी थी, वो और भी बहुत कुछ कहती। बब्बल और भी कुरमुरा मांगता, लेकिन दरबारी को अपनी नज़रों के उफ़ुक़ पर कासनी रंग लहराता हुआ नजर आया। उसने जल्दी से मिस्री के आबनूसी हुस्न और बब्बल की गोरी चिट्टी मासूमियत को झटक दिया, और मैं चला साले भाई, अच्छा भाभी, कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। अभी वो सड़क पर पहुंचा भी न था कि पतलून के पाइंचे में उसे लकड़ी के छिलके अड़े हुए दिखाई दिए, जिन्हें दरबारी ने झुककर बाहर निकाला और सीता के पास जा पहुंचा। शिवाजी पार्क में समंदर के किनारे क्लब और भेलपुरी वालों से कुछ दूर हटकर दरबारी और सीता एक दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। सीता 18-19 बरस की एक लड़की थी, जिसकी माँ तो थी पर बाप मर चुका था। घर की हालत कुछ इतनी ख़राब भी न थी, क्योंकि मकान अपना था, जिसके मकीनों से कभी किराया वसूल होता था और कभी नहीं। सीता की माँ लक्ष्मण देई यूँ तो अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी से ज़्यादा उसे इस बात का ख्याल था कि कोई ऐसा आए जो हर महीने अपने रबाब से किराया उगाहे, ताकि सीता के कहने के मुताबिक दरवाजे पर हर महीने जो भेड़िया दिखाई देता है भाग जाए और जीना सुखी हो जाए। लक्ष्मण देई से सीता ने दरबारी की बात भी की। पहले तो माँ शक और वसवसे का इजहार करने लगी, लेकिन जब उसे पता चला दरबारी का पूरा नाम दरबारी लाल मेहता है, तो उसने झट से इजाज़त दे दी, क्योंकि बम्बई में जो लोग मकानों का किराया उगाहते हैं उन्हें मेहता बोलते हैं। सीता का कद दरमियाना था, लेकिन बदन का तनासुब ऐसा जो मर्दों के दिल में जज्बे बेदार किया करता है, और कोई बेखुद सी सीटी उनके होंठों पर चली आती है। चेहरे की तराश खराश अच्छी थी, लेकिन इसका पास आने ही से पता चलता था। पलकें कुछ नम सी रहती, क्योंकि सीता की आंखें थोड़ा अंदर धसी हुई थीं और उनके बचाव के लिए पलकों को झुकना पड़ता था। लेकिन ये इन धसी हुई आँखों ही की वजह से था कि सीता मर्द के दिल में बहुत दूर तक देख सकती थी। वो किसी को कुछ कहे या न कहे, ये अलग बात थी, लेकिन जानती वो सब थी। हाँ, सीता के बाल बहुत लंबे थे, जिनके कारण दरबारी पूछा करता,
तुम्हारे घर में कोई किसी बंगालन को भी ब्याह कर लाया था। और सीता कहती, मैं खुद जो हूँ बंगालन, मेरा नाम सीता मुजुमदार है। दरबारी कहता, सीता मज़ेदार, और सीता हंसने लगती। वो खुश थी कि उसका कद सिर्फ इतना है जिससे वो अपने हसीन, काले, चमकीले और लचकीले बालों वाले सर को दरबारी की छाती पर रख सकती है और अपने वजूद की रूह तक को किसी के हवाले करके अपने सारे दुख भूल सकती है और थोड़े से फ़र्क से वो पति और पिता को एक कर सकती है। दीवार की ओट में बैठा हुआ दरबारी सीता से प्यार कर रहा था। सीता ना चाहती थी कि उसका प्यार अपनी हद से गुजर जाए। कमर के गिर्द हाथ पड़ते ही सीता चौकन्नी होने लगी। उसने दरबारी को बातों में लगाना चाहा। ब्लाउज़ में से उसने एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाली और दरबारी के मुंह के पास करते हुए बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई है? दरबारी ने पूछा और अनजाने में सीता की कमर से हाथ निकालकर डिबिया की तरफ बढ़ा दिया। सीता ने डिबिया को परे हटा लिया और बोली, ऐसे नहीं, मैं खुद दिखाऊंगी। और फिर उसे दरबारी की नाक के पास करते हुए बोली, सूंघो। शामते आमाल दरबारी ने डिबिया को सूंघ लिया और उसे छींकें आने लगी। मोहब्बत का सारा खेल रुक गया। दरबारी छींक पर छींक मार रहा था और जेब से रुमाल निकालकर बार बार अपनी नाक को पोंछ रहा था और सीता पास बैठी हंसती जा रही थी। ये, दरबारी ने कहा और फिर छींकते हुए बोला, क्या मजाक है? सीता कहने लगी, तुम इसे मजाक कहते हो? 20 रुपये तोला की नस्वार है। नस्वार? हाँ, सीता बोली, तुम छींकते हो तो मुझे बड़े अच्छे लगते हो। दरबारी ने सीता की तरफ यूं देखा जैसे कोई किसी पागल की तरफ देखता है। सीता ने प्यार भरी निगाह उस पर डाली और कहने लगी, याद है पहली बार तुम मुझे कहाँ मिले थे? याद नहीं, दरबारी ने सर हिलाते हुए कहा, सिर्फ इतना ही पता है तुमसे कहीं पहली बार मिला था। वहाँ, सीता ने सामने महात्मा गांधी स्विमिंग पूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम नहा रहे थे और छींक रहे थे। मेरे साथ 3-4 लड़कियां और भी थीं। उस दिन दफ्तर में आधे दिन की छुट्टी हो गई थी और हम यूं ही घूमती घुमाती उधर जा निकली। उधर क्यों? यूं ही, सीता ने कहा। छुट्टी होते ही न जाने हम सब लड़कियों को क्या होने लगता है। हम घर बैठ ही नहीं सकती, ऐसे ही बाहर निकल जाती हैं जैसे कुछ होने वाला है। फिर होता हुआता कुछ नहीं, जब ही पता चलता है कोका कोला पी रही हैं। सीता हंसी तो साथ दरबारी भी हंस दिया। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगी, हम सब तुम्हारी तरफ देख देख कर हंस रही थीं क्योंकि तुम छींकते हुए बोर्ड से फव्वारे तक और फव्वारे से किनारे तक आ जा रहे थे और ऐसा करने में सर से पैर तक दोहरे तिहरे हुए जाते थे, बच्चे की तरह। मेरा जी चाहा भाग के तुम्हें पकड़ लूं और पल्लू से तुम्हारा मुंह, तुम्हारी नाक पोंछूं और पीछे एक चपत लगा के कहूं, अब जाओ मज़े उड़ाओ। दरबारी जैसे एक ही बात सोच रहा था। दूसरी लड़कियां कौन थीं? एक तो कुमुद थी, सीता बोली। दूसरी जूली, वहाँ खाड़ी के पार माउंट मेरी के पास रहती है। तीसरी, और फिर एकाएक ही रुकते हुए कहने लगी, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, दरबारी ने जवाब दिया। तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी जूती की भी रेस नहीं करती। तुमने देखी हैं? देखी तो नहीं। सीता का चेहरा जो थोड़ा खिल उठा था मान पड़ गया। जब ही एक छींक ने दरबारी के चेहरे पर तौले, लेकिन रुक गई। वो सामने देखते हुए बोला, आज दिन डूबता ही नहीं। समंदर में ज्वार शुरू हो चुका था। लहरें किनारों की तरफ बढ़ रही थीं और अपने साथ भेलपूरी के बेशुमार पत्तल, गंडेरी और मूंगफली के छिलके, नारियल के खोवे ला रही थीं। फिर बीच में कहीं कोयले भी दिखाई देते थे जो दूर अंदर दुखानी कश्तियों और बड़े बड़े जहाज़ों ने अपना गम हल्का करने के लिए समंदर में फेंक दिए थे। तेल का इल्ज़ाम भी खुश्की पे डाल दिया था और उनका खाली किया हुआ डीजल रेते पर पहुंचकर उसके एक बड़े से हिस्से को चिकना और सियाह बना रहा था। सीता ने मुड़कर देखा। दरबारी कुछ अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। सियाहियों के पर्रे उसके चिकने चेहरे पर छिट रहे थे। दिन डूब रहा था। उसने अपने लंबे लंबे बाजू दुनिया के दोनों किनारों से समेटे और उन्हें बगल में दबाकर एक गहरे केसरी रंग की गठरी सी बना दूर पश्चिम के गहरे पानी में उतरने लगा। थोड़ी ही देर में उसका तेज ज़मीन की गोलाइयों में गुम हो गया। अब किनारे और उसके मकानों और मकीनों पर वही रोशनी थी
जो आसमान पर के आवारा बादलों पर से होते हुए नीचे ज़मीन पर पड़ती है, और जो होले होले धीरे धीरे बड़े प्यार से अंधेरे को अपनी जगह देती है, जैसे कह रही हो, लो अब तुम्हारा राज है, जाओ मौज उड़ाओ। वही छींक जिसने दरबारी को सीता से कोसों दूर फेंक दिया था, एक ही वार में उसके करीब भी ले आई। सीता कांपने लगी, दरबारी हाँफने लगा। अंधेरे का तसल्लुत होते ही पोल और क्लब और सड़क पर के कुमकुमे तो एक तरफ, फेरी वालों के झाबों और ठेलों पर टिमटिमाने वाले दिए भी लरजने लगे। जभी जैसे दीवार में से आवाज़ आई, दरबारी क्या करते हो? इसका मतलब है, दरबारी ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है। मैं सब जानता हूँ। और दरबारी उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करके जाने लगा। सीता ने उसे रोकने की कोशिश की और इल्तिजा आमेज़ लहजे में बोली, क्या कर रहे हो चांद? और रेत पर पड़ी हुई सीता दरबारी के पैरों से लिपट गई, जो गुस्से से हाँफ रहा था। दरबारी ने अपने पैर एक झटके के साथ छुड़ा लिए और बोला, बिच, बड़ी पाकीज़ा बनती है, समझती है? मैं कुछ नहीं समझती। सीता ने वहीं घुटनों के बल घिसट कर फिर से दरबारी को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी हूँ चंदा, नस नस पोर पोर तुम्हारी हूँ, पर मैं एक विधवा माँ की बेटी हूँ। मुझसे शादी कर लो फिर। कोई शादी वादी नहीं, दरबारी बोला। तुमसे जो कह दिया क्या वो काफ़ी नहीं? क्या मंतर फेरे ज़रूरी हैं? कानून की पकड़, उसकी ओट ज़रूरी है? और दरबारी लाल रुक गया, जैसे अब भी उसे उम्मीद थी। हाँ ज़रूरी है, सीता रोते हुए बोली। ये दुनिया मैंने तुमने नहीं बनाई। दरबारी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बोला, मैं उस प्यार को नहीं मानता जिसमें बीच कोई भी पर्दा, कोई भी शर्त हो। रूहों का मिलना ज़रूरी है तो जिस्मों का मिलना भी। इसमें स्वयं भगवान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लिखा होगा, सीता बोली। सब तुम्हारी तरह इस बात को मानते होते। मैं किसी की परवाह नहीं करता, दरबारी ने गुस्से से पैर ज़मीन पर मारते हुए कहा, जो रेत में धंस गए। और फिर वो उन्हें खींचते रेत से निकालते हुए चल दिया। सीता पीछे लपकी। सुनो, अभी दरबारी ने दीवार की हद नहीं फांदी थी। अब भी वो उसके सहारे बैठ सकते थे और अंधेरे को गले लगा सकते थे। एक दो लड़के फ़िज़ा में ताज्जुब देख कर रुक गए। फिर चने वाला आया, जिसकी फेरी में आग समंदर की तरफ से आने वाली तेज़ हवा में हर लहजा बढ़ती जा रही थी। अब के सीता ने न सिर्फ दरबारी के पैर पकड़े, बल्कि अपना सर और बंगाली जुल्फ़ें उन पर रख दी, और नम आँखें भी, होंठ भी। दरबारी पैरों तक जल रहा था और अंदर की आग से लरज़ रहा था। पैर चूमती, उन पर आंसू गिराते हुए सीता ने थोड़ा उठकर दरबारी की तरफ देखा और कहने लगी, तुम समझते हो मैं किसी बर्फ़, किसी पत्थर की बनी हूँ? मेरा तुम में घुल मिल जाने को जी नहीं चाहता। तुम मुझसे लगते हो तो क्या मेरा अंग अंग टूटने दुखने नहीं लगता? पर तुम क्या जानो एक लड़की के दुख। और फिर किसी अनजाने डर से कांपती हुई बोली, मैं नहीं कहती ये दुख तुमने दिए हैं, ये भगवान ने दिए हैं। भगवान ही ने औरत के साथ बेइंसाफ़ी की है। मैं सब जानता हूँ, दरबारी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मर्द सब सह सकता है, तौहीन नहीं सह सकता। किसकी तौहीन? दरबारी ने जवाब देने के बजाय सीता के ठोकर मारी और वो पीछे की तरफ जा गिरी। खुद वो लंबे लंबे डग भरता हुआ रोशनियों की तरफ निकल गया। सीता एक ऐसे डर से कांपे जा रही थी, जो अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में उसने कभी न देखा था, जिसका तजर्बा उसने अपने पिता की मौत पर भी न किया था। माँ की छाती में मुंह छिपाकर वो सब भूल गई थी। जैसे जलते हुए फोड़े के गिर्द हल्की हल्की उंगलियां फेरने से एक तरह का हज़, एक किस्म का आराम आता है, ऐसे ही माँ के सर पर हाथ फेरने से उसके सारे दुख दूर हो गए थे। वहीं रेत पर पड़ी पड़ी सीता दबी दबी सिसकियां लेती रही। बीच में कभी कभी सर उठाकर देख लेती, कोई देख तो नहीं रहा, मदद के लिए तो नहीं आ रहा। जैसे मुसीबत में पड़ी हुई औरत के लिए कोई न कोई बांका ज़रूर चला आता है। सामने दिए की लौ में कोई चीज़ चमकी। सीता ने उठाई तो वो चांदी की डिबिया थी, जो नीचे जा गिरी थी और अब उसमें रेत चली आई थी। ये हकीकत थी कि दरबारी सीता से प्यार करता था, लेकिन उतना नहीं जितना सीता करती थी। सीता तो जैसे इस दुनिया में अपने नाम को बजा साबित करने के लिए आई थी, और अब अशोक वाटिका में पड़ी देख रही थी
कोई ऊपर से संदेशे में अंगूठी फेंके, लेकिन राम जी के ज़माने से आज तक बीच में क्या कुछ हो गया था। अब तो अंग्रेज़ी फ़न चला आया था, जिससे दरबारी पूरा लुत्फ़ उठाना चाहता था। घर में जाली लग गई थी। 3 दिन खूब ही परेशान करने के बाद सिख तरखान छुट्टी कर गया था। साफ सुथरे बरामदे में बैठे हुए दरबारी खाली खुली निगाहों से सड़क के उस मोड़ को देख रहा था, जहाँ कभी कासनी और कभी सरदई, कभी धानी और कभी जोगिया रंग लहराया करते थे। पास दरबारी का भांजा महमूद या बनवारी सरकंडे और टीन से बने हुए एक बदवज़ा खिलौने से खेल रहा था, जिससे उसके हाथ के कट जाने का डर था। शायद इसीलिए अंदर से सतवंती या कनीज़ भागी हुई आई और आते ही बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया। बच्चा रोने मचलने लगा। हे दरबारी ने एहतजाज किया, क्या कर रही हो आपा? तुम चुप रहो जी, वो बोली। तुमसे 1000 बार कहा है मुझे आपा मत कहा करो। दीदी कहते क्या सांप सूंघता है। अच्छा जी, दरबारी बोला, और असल बात की बात ही नहीं, देखो तो कैसे रो रहा है। ऐसे तो लॉर्ड किचनर भी पूरा बेड़ा डूब जाने पर नहीं रोया होगा। दो इसे खिलौना। कैसे दूं, कहीं आँख फोड़े। सब बच्चे उल्टे सीधे खिलौनों से खेलते आए हैं, कितनों की आँख फूटी है। जितना ये शैतान है कोई और भी है। सब माओं को अपना बच्चा इतना ही शैतान मालूम होता है। और महमूद या बनवारी बड़ी बेजारी से रो रहा था। घर भर को उसने सर पर उठा लिया था। दरबारी ने ताक पर से जापानी बिल्ली उठा कर दी, जो चाबी देते ही भागना और कलाबाजियाँ लगाना शुरू कर देती थी, जिसे देख देख कर बच्चे तो क्या बड़े भी महजूज होने लगते थे। लेकिन बच्चों को तो वही खिलौना चाहिए जो किसी ने छीना है। दरबारी ने बुरे बुरे मुंह बनाए, कैसे कैसे खू खू खा खा किया, मुंह में उंगली डालकर हनुमान बना, फिर जॉनी वॉकर आगा। लेकिन वो रो रहा था। उसे अपना वही खिलौना चाहिए था। दरबारी का जी चाहा उसे थप्पड़ मार दे। अगर बच्चे के और रोने का डर न होता तो वो ज़रूर मार देता। दरबारी ने एकाएक ही झल्ला कर कहा, अब बंद भी कर साले। अंदर से आवाज़ आई, रोने दे यार। बच्चा रो रहा था। आखिर दीदी भागी आई उल्टे पैरों। हे राम, हाय अल्लाह क्यों नहीं कहती? भगवान के लिए तुम चुप रहो, खुदा के लिए कहो तो। फिर सतवंती या कनीज़ जैसे खिलौना छीन कर ले गई थी, वैसे ही लौटा भी गई। ले मेरे बाप, उसने खिलौने को बच्चे के हाथ में ठूंसते हुए कहा, और फिर जैसे उसकी हालत ज़ार देख भी न सकती हो, उसे उठाया, छाती से लगाया, हिलोरे दिए, कमीज़ से उसका मुंह पोंछा, नाक साफ़ की, चूमा चाटा, और उसके कहे के मुताबिक बड़ी ठंड पड़ी। फिर बहुत गालियाँ अपने आप को दी। हाय मर जाए, ऐसी माँ न रहे इस दुनिया में। लाल को कितना रुलाया है। और फिर अपने पति या शौहर की तरफ देखते ही बरस पड़ी। देखो तो क्या मज़े से बैठे हैं। वो उठ खड़े हुए, खासे बेमज़ा दिखाई दे रहे थे। दरबारी बोला, अब चाहे हाथ नहीं गर्दन भी काट ले। काट ले, दीदी बोली, मरूंगी मैं, तुम लोगों को इतना सा भी वो ना होगा। होगा या नहीं, दरबारी बोला, कहते हैं नादान भी वही करता है जो दाना करता है, लेकिन 1000 झक मारने के बाद पहले ही छीनने की बेवकूफ़ी न की होती। हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, दीदी कहते हुए बच्चे को अंदर ले गई। माँ होना और अक्ल भी रखना अलग बातें हैं। और दीदी के कंधे पर सर रखे बदमाश महमूद या बनवारी हंसता हुआ दिखाई दिया, जैसे अपनी ताकत और कुदरत को अच्छी तरह से जानता हो। जब ही सामने अरोड़ा सिनेमा की तरफ से आने वाले मोड़ पर नारंगी सा रंग 2-3 बार लहराया। दरबारी ने जल्दी से कपड़े ठीक किए, सर पर टोपी रखी और बाहर निकल गया। मोड़ पर सीता खड़ी थी। उसने एक बार दरबारी की तरफ ताका और फिर परे देखने लगी। उसकी आंखें कुछ और भी अंदर धंस गई थीं, पलकें कुछ और भी नम हो गई थीं। कहिए हुजूर, क्या हुक्म है? दरबारी ने पूछा। सीता ने कोई जवाब न दिया। दरबारी को यूं लगा जैसे सीता कुछ कांप सी रही हो। दरबारी कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा और बोला, अगर चुप ही रहना है तो फिर। और वो लौटने लगा। सुनो, सीता एकाएक ही मुड़ती हुई बोली, मुझे क्षमा कर दो, उस दिन मुझसे बड़ी भूल हो गई। दरबारी ने रुककर उसकी तरफ देखा। अब तो नहीं होगी। सीता ने नफ़ी में सर हिला दिया। जहाँ कहूँगा मेरे साथ चलोगी? सीता ने इस बात में सर हिला दिया और मुंह परे करती हुई साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली। दरबारी के बदन में खून का दौरा जैसे एकाएक ही तेज़ होने लगा। उसने अपने खुरदुरे से हाथ फैलाए
और सीता का नर्म सा हाथ पकड़ते हुए बोला, तू तो ऐसे डर रही है सीते, तुझे देखकर मुझे यूं लगता है जैसे मैं बड़ा नीच हूँ। सीता जैसे यही सुनना चाहती थी, बोली, नहीं, ऐसा क्यों। दरबारी और सीता वहीं पहुंच गए, शिवाजी पार्क में, दीवार के नीचे। दिन डूब चुका था। आज आसमान पर कोई बादल भी न था जो ज़मीन की गोलाइयों से आसमान पर मुनकिस होने वाली रोशनी को इधर ज़मीन पर फेंक दे। इसलिए अंधेरे ने जल्द ही दुनिया को लपक लिया। सामने महात्मा गांधी स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द बने हुए जंगले खाके बने और फिर मादूम हो गए। दरबारी के बढ़ते हुए प्यार के सामने सीता मुनफिल सी बैठी रही। दरबारी एकदम झल्ला उठा और बोला, कुछ हंसो, बोलो भी ना। सीता को हंसना पड़ा। दरबारी ने सीता की खोखली हंसी की नकल उतारी और सीता सचमुच ही हंस दी। दरबारी हौसला पाकर बोला, तुम्हें क्या सचमुच मुझ पर विश्वास नहीं। ये बात नहीं, सीता बोली, तुम मुझसे शादी कर भी लोगे तो भी मुझे नफ़रत की निगाह से देखोगे, समझोगे मैं ऐसी ही थी। नहीं सीते, मैं नहीं समझूंगा, कभी नहीं समझूंगा। जब ही कुछ लोग हाथ में लोहे की सलाखें लिए चले आए। दरबारी चौंका। उसकी तसल्ली हुई जब उन्होंने सलाखें बरेते में मारनी शुरू कर दी। वो बेवड़े के उस दफीने को देख रहे थे जो वो एक दिन पहले उन्होंने बरेते में दबाया होगा और अब समंदर में जवार आने से पहले उसे बरामद करना, इस्तेमाल में लाना चाहते थे। दरबारी और सीता उठकर ज़रा परे दीवार के दूसरे किनारे पर जा बैठे। मुड़कर देखा तो दीवार के ऊपर बम्बई के बर्तन मांजने वाले रामा लोग बैठे थे और आपस में ठट्ठा कर रहे थे। दरबारी ने देखते हुए भी न देखना चाहा। सीता घबरा रही थी, लजा रही थी, पसीना पसीना हो रही थी। वो मुकम्मल तौर पर दरबारी के हाथों में थी। आज उसका अपना कोई इरादा न था। वो तो किसी रूठे को मनाना चाहती थी और इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थी। जब ही कुछ मन चले, ऐ मेरे दिल कहीं गाते हुए पास से गुजरे। फिर एक पुलिसमैन आया और दरबारी झल्ला कर उठ गया। उसने खूनी आंखों से इर्द गिर्द के मंज़र को देखा और अंग्रेज़ी में एक मोटी सी गाली दी और बोला, चलो सीते, जूहू चलेंगे। जूहू? हाँ, उठो, कैडल रोड से टैक्सी लेते हैं। सीता चुपचाप उठकर दरबारी के साथ चल दी। सीता और दरबारी जूहू के बीच पर इधर उधर फिर न सकते थे क्योंकि इसमें ख़तरा था। रोज़ कोई न कोई वारदात होती रहती थी। अभी चंद ही दिन हुए एक कत्ल हुआ था। चंद गुंडों ने एक मियाँ बीवी को बहरे ज़िंदगी के दो किनारों पर ला खड़ा किया था। लेकिन उस दिन जूहू के सब होटल, सब कॉटेज ग्राहकों से भरे पड़े थे। कोई घंटे डेढ़ घंटे के बाद दरबारी और सीता फोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सीता कोई बात करती थी, दरबारी कोई और ही जवाब देता था। देता भी था तो खड़ा खड़ बेताल्लुक़। ज़बान में एक अजीब तरह की लुकनत थी, जैसे कोई नशे वाली चीज़ मुंह में रख ली हो जिससे ज़बान फूल गई हो। टैक्सी हाजी अली से होते हुए तारदेव में दाखिल हुई। वहाँ से ओपेरा हाउस होते हुए हारन हाटी रोड पर जा पहुँची, जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड हो गया है। एक होटल पर पहुँचते ही दरबारी ने मैनेजर से पूछा, कोई कमरा है? मैनेजर ने गौर से दरबारी की तरफ देखा, जिसके चेहरे से मालूम होता था जैसे कोई वारदात करके आया है या करने जा रहा है। पीछे सीता खड़ी ज़मीन की तरफ देखते हुए थर थर काँप रही थी। दोनों गुनाह के आदी न थे। खाम बेरहम फितरत के हाथों गिरफ्तार वो दीवाने से हो रहे थे। जब ही मैनेजर ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? जी, दरबारी ने एकाएकी सोचते हुए कहा, औरंगाबाद से। खूब। मैनेजर ने पीछे सीता की तरफ और फिर दरबारी के सियाह चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपका सामान कहाँ है? जी, सामान तो नहीं है। माफ़ कीजिए, मैनेजर ने दरबारी की तरफ यूं देखते हुए कहा जैसे वो कोई नजस और लजलजी शय हो, और बोला, अपने पास कोई रूम नहीं। क्या मतलब? अभी तो टेलीफोन पर बेरा नंबर 27, जो एक ट्रे पर वेफ़र, मूंग की दाल, सोडे की बोतलें और चाबी लेकर जा रहा था, बोल पड़ा, ये होटल इज़्ज़त वाले लोगों के लिए है साहब। दरबारी कुछ न कह सका। हालांकि वो जानता था, वसूख से जानता था, इस बेरे का टिप 1 रुपये से ज़्यादा न था और क़िबला मैनेजर साहब की इज़्ज़त 5 रुपये से। और आज ये सब के सब एकदम नेकी और इज़्ज़त और शराफत के पुतले बन बैठे थे। वो इज़्ज़त और शराफत के पुतले थे या नहीं, लेकिन एक बात तय थी कि ज़िंदगी में कुछ भी कर गुज़रने के लिए मशाक होने की ज़रूरत है।
निगाहों में एक पेशा वराना जुर्रत और बेबाकी और बेहयाई लानी पड़ती है, जिसके सामने मद्दे मुकाबिल का अखलाक, उसकी शराफत और पारसाई झूठी पड़ जाती है। दरबारी अपने अंदर कहीं कमज़ोर, कहीं बुज़दिल था। वो एक ना तराशीदा हीरा था। लौटते हुए वो गालियाँ बक रहा था, अंग्रेज़ी में, जिन्हें वो होटल के मुंतज़िमीन को सुनाना भी चाहता था और उनसे छुपाना भी। चलो सीता, दरबारी ने कहा, फिर कभी सही। और दोनों टैक्सी पर बैठकर घर की तरफ चल दिए। ज़िंदगी बेकैफ़ हो गई थी। इतनी हज़ीमत का एहसास दरबारी को कभी न हुआ था। उसकी निगाहों में कई लोग हीरो हो गए और बहुत से हीरो पैरों में आ गिरे। आज उसका कहीं जाने का इरादा नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। हालांकि एक मुबहम से एहसास के साथ वो दफ्तर से जल्दी चला आया था, थका थका, टूटा टूटा, मुज़महिल सा। उस शाम की शिकस्त और बेहुरमती के बाद एक तस्कीन का सा एहसास था, जो तस्कीन भी नहीं थी। ये आग या तो पैदा ही ना होती, इसीलिए बड़े ख़याल को बहुत अहमियत देते हैं, या तो ये हज़रत पैदा ही ना हों, और अगर हों तो आप इंसान की औलाद की तरह उन्हें झटक नहीं सकते, उनका गला नहीं घोंट सकते, क्योंकि हर दो सूरतों में सज़ा मौत है। ये दिमाग के किसी कोने में चुपके दुबके पड़े रहेंगे, और उस वक्त आ लेंगे जब आप मुकम्मल तौर पर निहत्ते होंगे, बिल्कुल बेदस्तो पा, गुस्ल दी जाने वाली मैयत की तरह। दरबारी उस वक्त बरामदे में बैठा डॉन बॉस्को की दीवार के साथ उगे हुए पेड़ों को देख रहा था, जिनकी छाँव में मोहल्ले के उमरा की मोटरें सुस्ता रही थीं। कुछ तो ये उन अमीरजादों की थीं जो घर से दफ्तर और दफ्तर से सीधे घर चले आते थे, और बीवी के साथ झगड़े ही से उनकी पूरी तसल्ली हो जाती थी। और कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने इन्हें चलते फिरते कहबा खाने बना रखा था। उनके ड्राइवरों को हर शाम गाड़ी चमकाने और मुंह सी रखने की तनख्वाह चुपके से दे दी जाती थी। ये बेरा नंबर 28 थे। दरबारी ने खींच खांच कर उस दिन होटल में पैदा होने वाली मायूसी का कार में अफजाइश पाने वाली उम्मीद से ताल्लुक़ पैदा कर लिया। लेकिन क्या फ़ायदा, उम्मीद को चमकाने दमकाने से कार थोड़े मिला करती है। बाप गिरधारी लाल मेहता तो पैसे को हवा भी नहीं लगवाते थे। अगले जन्म में भी सांप बनकर दफीने पर बैठ जाने का इरादा था। साले भाई या सरदारी लाल माँ अपने बीवी बच्चों के अपने घर चले गए थे। पीछे ठंड से बाजुओं वाली बेबच्चा भाभी रह गई थी, जिसकी भैया से बच्चा ना हो सकने पे तकरार ही रहती थी। वो कहती थी तुम में नुक्स है, और वो कहते तुम में। वो कहती तुम डॉक्टर को दिखाओ, वो कहते तुम अपना मुआयना कराओ। और नापेद बच्चे मायूसी से उन्हें देखते रहते और अपना सर पीट लेते। दरबारी मुकम्मल तौर पर बोर हो चुका था। वो जानता था और थोड़ी देर घर में रहेगा तो माँ शादी की बातें करने चली आएगी, और वो शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, कुछ दिन तो ज़िंदगी देख ले, आखिर तो एक न एक दिन हर किसी की शादी होती ही है। किसके साथ शादी? सीता लपक कर उसके दिमाग में आती थी। सीता वैसे ठीक थी, लेकिन शादी के सिलसिले में नहीं। वो बहुत ईसार वाली लड़की थी, शक्ल सूरत से भी बुरी न थी, लेकिन बीवी, बीवी कोई और ही चीज़ होती है। उसे कुछ तो चुलबुला होना चाहिए, इधर उधर झांकना चाहिए, ताकि मर्द कान से पकड़ कर कहे इधर। और फिर विधवा की बेटी मर्द से यूं चिमटती है जैसे वो उसका शौहर नहीं बाप है। मैं कहाँ किराए उगाहता फिरूंगा। हाँ, थोड़ी देर के प्यार के लिए सीता से अच्छी कोई नहीं। क्या जिस्म पाया है। जब ही मिस्री दिखाई दी और बब्बल दिखाई दिया। मिस्री दूर ही से बाबूजी की तरफ उंगली करती हुई आ रही थी, और बब्बल वहीं से गूं गूं गागा करता हुआ हुमक रहा था। फिर यकायक बब्बल में ज़िंदगी उछली, जैसे गेंद ज़मीन पर उछलती है, और मिस्री को संभालना मुश्किल हो गया। आज बब्बल खुदा के नहीं, इंसान के लिबास में था। एक मैली सी बनियान पहन रखी थी। हाँ, नीचे अल्लाह ही अल्लाह था। पास आते ही बब्बल ने दोनों हाथ फैला दिए। कमीना, जैसे मैं इसके लिए कुरमुरा लिए ही तो खड़ा हूँ। जैसे अंदर जाना और बाहर आकर इसके हुजूर बाजगुजारी इसके सब्र की आखिरी हद है। दरबारी कुरमुरा लेकर बाहर आया तो आज पहली बार उसे ख्याल आया, मिस्री एक औरत है और बब्बल उसका बच्चा, और ये सब कितना मुक़द्दस है। गरीब लोगों में बाप होता तो है, मगर महज तकल्लुफ़ की चीज़। जब ही दरबारी का दिमाग तेज़ी से चलने लगा। वो एक दायरे में घूमता था और घूम फिर कर वहीं आ जाता था। फिर कोई कश्फ की सी कैफियत होने लगी, आंखें फैलने और सिमटने लगीं। दरबारी लाल ने आज वहीं से कुरमुरा बब्बल को दे दिया था। जाने क्या बात थी जो आज दरबारी बब्बल को गोद में नहीं ले रहा था, जैसे वो शर्मा रहा था।
लेकिन वो रबड़ की गेंद बब्बल जैसे दीवार के साथ लगकर फिर लौट आता। ये नहीं कि आज उसे कुरमुरा नहीं चाहिए था, उसे कुरमुरा भी चाहिए था और आसमान की बादशाहत भी। बब्बल हैरान हो रहा था, आज ये बाबू मुझे लेता क्यों नहीं। आज तुमने कितने पैसे बनाए हैं मिस्री? दरबारी ने कुछ झेपते हुए पूछा। यही कोई 14 आने। क्यों, सिर्फ 14 आने क्यों? आज मेरा मर्द नागपाड़े चला गया था, मिस्री ने बेबाकी से कहा। तेरा मर्द? दरबारी ने हैरान होते हुए कहा। तुमने कोई मर्द कर लिया है? मिस्री हंसी और बब्बल को दोनों बाजुओं में थाम कर ऊंचा दरबारी लाल के बराबर करते हुए बोली, ये है मेरा मर्द, मेरा कमाऊ मर्द। इसे आज इसकी मौसी पार्ले की चूना भट्टी ले गई थी। ये बनियान दी जो ये हलकट पहनता ही नहीं, यूं कंधे झटकाता है जैसे पूरी धरती का बोझ लाद दिया। दरबारी समझा और हंसने लगा। अभी तक वो बब्बल को अपने हाथों में नहीं ले रहा था और बब्बल कुरमुरा वगैरह सब भूलकर शोर मचा रहा था। मिस्री बोली, नंगा रहने की आदत पड़ गई तो बड़ा होकर क्या करेगा? ये ऐसे ही अच्छा लगता है मिस्री। बब्बल जैसे हुमक हुमक कर कह रहा था, झूठ, अच्छा लगता हूँ तो फिर मुझे लेते क्यों नहीं? और अब तो वो बहुत शोर मचाने लगा था। हो, बब्बल होता है तो तुम कितना कमा लेती हो? दरबारी ने पूछा। ये, मिस्री बब्बल को नीचे करते हुए बोली। उसके बाजू थक गए थे। ये होता है तो मुझे 3 भी मिल जाते हैं, 4 भी। दरबारी ने अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकाला और मिस्री की तरफ बढ़ाया। ये क्या बाबूजी? वो बोली और उसका चेहरा लाल होने लगा। तुम लो ना, दरबारी बोला और फिर इधर उधर देखने लगा। जल्दी से ले लो, नहीं कोई देख लेगा। मिस्री ने इधर उधर देखा। अब तक उसका चेहरा कुरमुजी हो चुका था। उसने जल्दी से 10 का नोट लिया और इधर उधर देखकर अपने नेफे में उड़स लिया और उस फिक्रे का इंतज़ार करने लगी जो अब वो साल में मुश्किल से 3-4 बार सुनती थी। लेकिन मिस्री का रंग सियाह हो गया जब उसने दरबारी की बात सुनी। तुम तो जानती हो मिस्री, दरबारी बोला, मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, बब्बल से। अगर तुम इसे एक दिन के लिए मुझे दे दो। मिस्री कुछ न समझी। दरबारी ने कहा, मैं इसे कलेजे से लगा के रखूँगा मिस्री, एक माँ की तरह, तुम्हारी तरह। ये मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। और दरबारी ने हाथ बढ़ाकर बब्बल को ले लिया। बब्बल एकदम खुशी से उछल गया। दरबारी की गोद में आते ही अब वो कुरमुरों के लिए गर्दन को यूं इधर उधर घुमाने लगा जैसे मोर चलते वक्त अपनी गर्दन को हिलाता घुमाता है। फिर उसके गोल गोल गदराए हुए बाजू किसी साइकिल की तरह से चलने लगे। दरबारी ने कुरमुरे के कुछ दाने बब्बल के मुंह में डाले, जिन्हें लेते ही वो आम तौर पर माँ की तरफ लपका करता था, लेकिन आज वो दरबारी ही के बाजुओं में शैतानी हरकतें करता रहा। कभी कहता छोड़ दो, नीचे उतार दो, कभी पकड़ लो, छाती से लगा लो। बीच में उसने माँ की तरफ देखा, हंसा भी, लेकिन मुंह दरबारी की तरफ कर लिया। माँ को चिढ़ाने लगा जैसे दरबारी को चिढ़ाया करता था। मिस्री अभी तक भौचक्की खड़ी थी और गैर यकीनी अंदाज से बाप बेटे की सी दोनों हस्तियों को देख रही थी। कहीं आपके कपड़े ख़राब कर दिए तो क्या हुआ? दरबारी ने कहा, बच्चों की हर चीज़ अमृत होती है। मिस्री की आंखें नम हो गईं। पहले उसने सोचा था ज़िंदगी में बहुत ही नायाब चीज़ थोड़ी देर के लिए उसे मर्द मिल गया। अब उसने सोचा मेरे बच्चे का बाप मिल गया, और पहली चीज़ से दूसरी चीज़ बहुत बड़ी थी। मैं इसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा मिस्री, दरबारी ने वादा किया। तुम रात 10 बजे के करीब इसे ले जाना। अच्छा, मिस्री ने सर हिला दिया। मिस्री चली, फिर रुक गई। मुड़कर बच्चे की तरफ देखा जो दरबारी के बाजुओं में खेल रहा था और अपने इर्द गिर्द दरबारी की बंद मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके न खुलने पर झिल्ला रहा था। मिस्री ने आवाज़ भी दी, बब्बल ने देखा भी, मगर उसे आज किसी बात की परवाह न थी। बाप की परवाह न थी तो माँ की भी नहीं। मिस्री फिर चली, लेकिन जैसे उसका दिल वहीं रुक गया। रुक कर फिर देखने लगी, और जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि बब्बल रह लेगा तो वो जल्दी जल्दी चली गई। कुछ दूर जाकर उसने नेफे में से 10 का नोट निकाला और उसकी तरफ यूं देखा जैसे कोई अपने शौहर की तरफ देखती है। दरबारी बब्बल को लिए अंदर आया। बब्बल को कमरे की बहुत सी चीज़ों में दिलचस्पी पैदा हो गई। हर चीज़ उसके लिए नई थी। हर शय को वो मुंह में डालकर एक नया तजुर्बा करना चाहता था। ऐसा तजुर्बा जिसकी कोई हद नहीं,
ऐसा स्वाद जिसकी कोई सीमा नहीं। जब ही माँ अंदर चली आई और दरबारी के हाथ में बच्चे को देखकर हैरान हो उठी। नाक पर उंगली रखती हुई बोली, हाय राम, ये क्या? बब्बल माँ, मिस्री का बेटा, दरबारी बोला। मुझे बड़ा प्यारा लगता है। इसकी माँ कहाँ है? गई। मैंने थोड़ी देर खेलने को लिया है, उधार। एक बार पैदा कर दिया, फिर माँ का क्या काम? दरबारी ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। जा रे जा, माँ बोली। 6-8 महीने तक ही माँ की ज़रूरत होती है, फिर जैसे अपने आप तेरे ऐसे लोठे बन जाते हैं। अच्छा माँ, दरबारी ने कहा, मैं इसे पौदार कॉलेज के सामने वाले मैदान में ले जाऊंगा, जहाँ पास ही मुझे जगमोहन की किताबें भी लौटानी हैं। तू ज़रा इसे पकड़। माँ ने झुरझुरी ली। हाँ गंदा, और हाथ हिलाते हुए बोली, मैं तो इसे हाथ नहीं लगाती। भाभी, जो कुछ देर पहले आ खड़ी हुई थी, बोली, इतना ही शौक़ है तो अपना ही क्यों नहीं ले आते, शादी कर लेते। नहीं, दरबारी ने भाभी पर चोट करते हुए कहा, मुझे दूसरों ही के अच्छे लगते हैं। भाभी ने ठंडी सांस ली। अब भगवान न दे तो कोई क्या करे। दरबारी ने बब्बल को नीचे फर्श पर बिठा दिया, जहां उसकी तवज्जो जर्मन सिल्वर के एक चमचे ने अपनी तरफ खींच ली थी। दरबारी खुद अंदर चला गया और बब्बल चमचे को मुंह में डालता चूसता रहा। शायद वो कुछ और भी दांत निकाल रहा था। एकाएक ही बब्बल को अपना आप अकेला महसूस हुआ। उसने अपने हाथ पहले माँ फिर भाभी की तरफ फैला दिए। माँ तो छी छी करते हुए अंदर चली गई। भाभी एक लम्हे के लिए ठिठकी, फिर जैसे अंदर के किसी उबाल ने उसे मजबूर कर दिया और लपक कर उसने बब्बल को उठा लिया और उसे सीने से लगाकर हिलने लगी, जैसे किसी अपार सुख और शांति के झूले में पड़ी है। बब्बल उसे गंदा नहीं लग रहा था। मन ही मन में उसने बब्बल को नहला धुलाकर एक भिखारन के बेटे से किसी रानी का बेटा बना लिया था, और अंदर ही अंदर उसने सैकड़ों रेशमी और सूती फ्रॉक बना डाले थे और सोच रही थी, इतना खूबसूरत है, मैं इसके लिए लड़कियों वाले कपड़े बनवाऊंगी। अंदर पहुंचकर दरबारी ने सूटकेस निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे और फिर उसके ऊपर कुछ किताबें। फिर धप से सूटकेस बंद किया और बैठक की तरफ उमड़ा। बैठक में पहुंचा तो बब्बल हमेशा की तरह छातियों में सर दिए हुए था। दरबारी के पहुंचते ही उसने मुंह निकाला और एक फाते की तरह दरबारी की तरफ देखने लगा। फिर अगले ही पल जाने किस जज्बे, किस गिनती से उसने अपने पूरे पैर दरबारी की तरफ फैला दिए। दरबारी ने बढ़कर एक हाथ में बब्बल को उठाया, दूसरे में सूटकेस थामा और अच्छा भाभी कहकर बाहर निकल गया। दादर पहुंचकर रेडीमेड कपड़ों की दुकान से दरबारी ने बब्बल के लिए एक कमीज़ खरीदी और साथ एक नेकर भी। कमीज़ तो जैसे तैसे बब्बल ने पहन ली, लेकिन निक्कर पहनते वक्त उसने बाकायदा शोर मचाना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया था। जितनी देर भी वो खड़ा रहा, बराबर अपनी टांगों से साइकिल चलाता रहा। अभी हुमका, फिर गिरा। दरबारी एक हाथ से पकड़ता तो वो दूसरे हाथ की तरफ लुढ़क जाता और फिर मुंह उठाकर दरबारी की तरफ हैरानी से देखता, जैसे कह रहा हो, अजीब आदमी हो, एक बच्चा भी पकड़ना नहीं आता। फिर एकाएक ही बिजली के कुमकुमे ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वो ऊपर की तरफ हुमका। बिजली के डर से दरबारी ने हाथ ऊपर किया ही था कि बब्बल ने पास चलते हुए टेबल फैन की जाली में अपनी उंगली जा डाली। दुकानदार ने लपक कर हाथ हटा लिया, नहीं तो जनाब की उंगली उड़ गई थी। झटके से हाथ परे करने पर उसने रोना शुरू कर दिया, और जब दरबारी ने उसे गोद में उठाया तो वो शिकायत के लहजे में पहले दरबारी और फिर दुकानदार की तरफ देख रहा था और उसकी तरफ हाथ उठा रहा था, जैसे कह रहा हो, इसने मुझे मारा। टैक्सी में बैठते ही बब्बल कुछ झिल्ला सा गया। दरअसल उसे निक्कर की वजह से तकलीफ़ हो रही थी। वो ज़िंदगी भर यूं कसा न गया था। दरबारी ने उसे सीट पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो तकले की तरह अकड़ गया, जैसे कह रहा हो, तुम गाड़ी पर बैठो, मैं तुम पर बैठूंगा। नहीं, मुझे लेकर चलो बाज़ार में, जहाँ लोग आ जा रहे थे। फिर उसने ज़ोर से ऊपर नीचे होकर आखिर निक्कर निकाल ही दी और उस पर कूदते हुए उसे यूं चुरर मुरर कर दिया कि कोई स्त्री उसके बल न सीधे कर सकती थी। और अब निक्कर निकाल देने के बाद वो खुश था। एक अजीब किस्म की आज़ादी का एहसास हो रहा था उसे, जब वो खिड़की में खड़ा सारी दुनिया को देख और दिखा रहा था। दरबारी जब सीता के यहाँ पहुँचा तो वो घर पर न थी। दरबारी ने सर पीट लिया। माँ ने बताया वो प्रभा देवी में कुमुद से मिलने गई है। प्रभा देवी का इलाका कोई दूर न था, लेकिन कुमुद के घर का कैसे पता चले? पूछता तो माँ कहती, क्यों, काम क्या है? इसलिए खामोश ही रहना अच्छा था। इस पे एक और मुसीबत,
माँ बताने लगी, पहले माले पे रहने वाले सिंधी ने नोसिट दे दिया है। नोटिस दे दिया है तो वो क्या करे, इस वक्त तो हालात ने उसे नोटिस दे दिया है। कुछ देर बैठा वो माँ की बूढ़ी बातें सुनता रहा और बताता रहा, ये बब्बल उसका भांजा है, बड़ा प्यारा दुलारा बच्चा है। लेकिन माँ को जैसे कोई दिलचस्पी न थी। उसने सिर्फ एक बार कहा, क्यों रे? बब्बल ने जवाब भी दिया, लेकिन माँ ने आगे बात न चलाई। बब्बल को माँ की बोली मालूम थी, लेकिन माँ बब्बल की बोली भूल चुकी थी। वो फिर अपने रोने ले बैठी। कमेटी कहती है हर साल इतने पैसे मरम्मत पर लगाया करो। अब भला कोई रोटी खाए कि मरम्मत करवाए? क्या कानून पास हो गए हैं? कांग्रेस सरकार तो डूबने को आई है। अष्टग्रही में क्या होगा? मैं तो जगाधरी मायके लौट जाती हूँ। तुम शादी कब करोगे? कोई ही देर में माँ बोर हो गई। हाँ, माँ बोर हो गई। बोली, सीता पता नहीं आती है कि नहीं आती। तुम टैक्सी पर तो आए ही हो, मुझे ज़रा माहिम तक छोड़ दो। मैं माहिम की तरफ नहीं जा रहा माँ जी। किधर जा रहे हो? शहर की तरफ। ठीक है, माँ बोली, वहाँ भी परेल के पास मुझे काम है। हिंडोले आ रहे हैं ना, मुझे मूली खरीदनी है। मूली जानते हो क्या होती है? दरबारी सटपटा कर रह गया। बब्बल तंग करने लगा था। उस पर बाहर टैक्सी का मीटर चढ़ रहा था। उसे कुछ न सूझा तो दिल ही दिल में माथे पर हाथ मारकर बोला, चलो माँ जी, मैं आपको पारेल छोड़ दूँ। रास्ते में कुमुद का घर है ना? है तो, माँ उठते हुए बोली, पर आग लगे, ये बाज़ार बम्बई के। 20 बार गई हूँ तो 20 बार ही घर भूल गई। चलो 21वीं बार भी भूल जाना। पर तुम सीता को ले कहाँ जा रहे हो? दीदी के पास। कहाँ ना? सुना है वो मुसलमान है। क्या बात करती हैं माँ जी? दरबारी ने जैसे किसी गिरते हुए पहाड़ को थाम लिया। सतवंती नार किसी मुसलमान औरत का नाम हो सकता है? इससे पहले कि माँ पूरे तौर पर दरबारी पर मुसल्लत हो जाए, सीता चली आई, बाहर के एक झोंके की तरह। दामन में पत्ते ही पत्ते, फूल ही फूल लिए। उसने आयरन ग्रे रंग की एक चोली चुस्त की हुई थी और बेगमी चावलों के कलर की सी हैंडलूम साड़ी पहन रखी थी, जो जिस्म के सारे खित्तों को एक आज़ाद, एक तूफ़ानी से बहाव में ले आई थी। खुद वो बाहर का झोंका थी, लेकिन दरबारी के लिए पतझड़ का पैगाम। उसके अंदर फूल पत्ते एक एक करके खुश्क होने लगे, गिरने और कुछ आंधियों के साथ उड़ने लगे, और जो डाल पे रह गए थे सूख कर आपस में टकराने, दिल को धड़काने लगे। सीता ने आते ही पहले बब्बल को देखा और आंखें फैलाई, किसका बच्चा है? और फिर लपक कर बच्चे के पास जा पहुंची। हे, कितना प्यारा है, बबलू सा। हाँ, दरबारी ने कहा, बब्बल ही इसका नाम है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे क्या मालूम। सीता ने ताली बजाते बब्बल को अपनी आगोश में बुलाते हुए कहा, हर बच्चे की शक्ल से उसके नाम का पता चल जाता है, तुम्हें नहीं चलता? बब्बल ने पहले शको शुबे की नज़र से सीता की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया, जैसे बरसों से जानता हो, और फिर तराजू के अंदाज में बाजू उठा दिए। सीता ने उसे उठा लिया, छाती से लगा लिया और सब औरतों की तरह थोड़ा झूल गई। बस रिश्ता कायम होते ही बब्बल ने छोटी अलमारी पर पड़ी हुई किसी टोकरी की तरफ इशारा किया और ऊ ऊ करने लगा, जैसे कह रहा हो, इसमें कुछ है मेरे लिए। दरबारी की निगाहों में ख्वाब थे, और जब सीता ने देखा तो उसकी नज़रों में सेजे थीं और बच्चे। शायद बब्बल सीता की आंखों में से मुनकिस हो रहा था। दरबारी ने कुछ उतावले होकर कहा, घंटा भर से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, दीदी ने बुलवाया है। सीता ने माँ की तरफ देखा। माँ? हाँ बेटा, माँ ने इजाज़त देते हुए कहा। ठहरो, मैं इसके लिए कुछ बिस्किट। दरबारी ने और बेसब्री से कहा, होते रहेंगे, तुम चलो, मेरे पास इतना सा भी वक्त नहीं है। और सीता बब्बल के गाल रगड़ती हुई चल दी, कहती हुई, ए तू तो थोता सा मोता सा गोता सा बबलू है। और सीता दिल में इतना सा भी वसवसा लिए बगैर चल दी। बाहर टैक्सी को देखते हुए बोली, इसमें चलेंगे? दरबारी ने सर हिला दिया। टैक्सी ड्राइवर, जो बेकैफ हो रहा था, खुश हो गया। पीछे की तरफ लपक कर उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और बब्बल और सीता और आखिर दरबारी बैठ गए। जब ही सीता की निगाह सूटकेस पर पड़ी, एक शक की परछाई सी उसके चेहरे पर से गुजरी। ये सूटकेस? हाँ, दरबारी ने कहा। दीदी के यहाँ जा रहे हो? कहीं भी जा रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या? और फिर एक खशमनाक निगाह सीता पर फेंकते हुए बोला, तुमने कहा नहीं था जहाँ भी ले जाओगे जाऊंगी? सीता को कुछ बातें समझ में आने लगीं।
दरबारी के चेहरे की रंगत, सूटकेस, बच्चा। उसने डर के आलम में बब्बल को सीट पर बिठा दिया और नथने फुलाती हुई बोली, हाँ कहा था। सीता ने फिर एक तेज सी नज़र दरबारी पर फेंकी और फिर अपनी निगाहें चुरा ली। उसे अपना आप जैसे कुछ गंदा लगा। साड़ी के पल्लू से उसने अपना लाल होता हुआ चेहरा पोंछा। दरबारी ने खुमार आलूद निगाह सीता पर फेंकते हुए कहा, सीता तुम फिर लगी हो उस दिन की तरह करने। सीता डर गई। नहीं तो, वो बोली। टैक्सी हाजी अली के पास से जा रही थी। आज समंदर का वही रंग था जो मानसून से पहले होता है, मैला कुचैला, गंदा और गीला। शायद दूर कहीं बरसात शुरू हो चुकी थी और बेशुमार गंदे नाले और नदियाँ समंदर में पड़ रही थीं। फिर वही सफ़र, तारदेव ओपेरा हाउस, महात्मा गांधी रोड, फ्लोरा फाउंटेन और एक होटल। आज वो होटल नहीं था जहाँ वो उस दिन गए थे। सामने एक बेरा खड़ा था। दरबारी, सीता और बब्बल को देखकर लपका। बड़ी इज्जत, बड़े ही एहतराम के साथ उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला। दरबारी उतरा, टैक्सी वाले को पैसे दिए और फिर बेरे को सूटकेस उतारने का इशारा किया। सीता उतरी। उसकी आंखें झुकी झुकी सी थीं और बब्बल को अपने बाजुओं में लेने से जैसे उसे कुछ तामुल हो रहा था। उठाओ ना, दरबारी ने बब्बल की तरफ इशारा करते हुए कहा। बच्चा हमेशा औरत उठाती है। सीता ने कुछ बेबसी के आलम में बब्बल की तरफ देखा, जिसे वो अभी उठाना न चाहती थी, लेकिन दरबारी और उसके गुस्से से डरती थी। मर्द और उसकी वहशत से खाइफ थी। उसने बब्बल को उठा तो लिया, लेकिन उससे प्यार न कर सकती थी। उसे कच्ची कच्ची, खट्टी खट्टी, गंदी गंदी डकारें सी आने लगी थीं। होटल ऊपर था। दरबारी ने यह भी तो न पूछा, कमरा है? अब कोई ज़रूरत न थी। वो अपनी निगाहों में वही पेशावराना बेबाकी पैदा कर चुका था जिसकी अब ज़रूरत भी न थी। सीता ने देखा, सीढ़ियों पर जैसे किसी ने तेल और घी के ड्रम लुढ़का दिए हैं। रस्सा जिसकी मदद से न जाने कितने लोग ऊपर गए थे, हाथों के लगने से मैला और गंदा हो रहा था। पूरी फ़िज़ा से किसी बासी बीड़ी की बू आ रही थी। रस्से को हाथ लगाए बगैर ही सीता दरबारी के पीछे पीछे ऊपर पहुंच गई। मैनेजर साहब ने तीनों को आते देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब मुक़द्दस सी चमक चली आई। वो उजलत से काउंटर के पीछे से निकला और दोनों हाथ कमरे की तरफ स्वीप करते हुए बोला, वेलकम सर। आज सब कमरों के दरवाजे सीता और दरबारी पर खुले थे। दरबारी ने मैनेजर से कहा, हम बल्ली मोरा से आए हैं और इस वक्त ट्रांजिट में हैं। रात 11 बजे वाली पंजाब मेल से आगरे जाएंगे, जहां ताजमहल देखेंगे, जो शाहजहां ने अपनी चहेती मुमताज़ के लिए बनवाया था। दरअसल उसे मुमताज़ से इतनी मोहब्बत न थी जितना जुर्म का एहसास था, क्योंकि उससे उसने 16-18 बच्चे पैदा किए थे और अपनी इस ज़्यादती का उसे सिला देना चाहता था। पर इन बातों की ज़रूरत ही न थी। मैनेजर सर सर करता रहा। ज़रूरत पड़ने पर हंसता भी, ज़रूरत से ज़्यादा भी हंसता। सर भी हिलाता, झुक झुक कर आदाब भी बजा लाता। रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद दरबारी कमरे में पहुंचा तो बब्बल के हाथ में बिस्किट थे। ये किसने दिए? बेरे ने, सीता बोली। और ये आइसक्रीम की कोन? पड़ोस का एक मेहमान दे गया है। और बेरा बच्चे के लिए कटोरी में दूध ला रहा था, जैसे वो सदियों से बेकार था और आज एकाएकी उसे कोई काम, ऐसा रोज़गार मिल गया था जो कभी ख़त्म होने वाला न था, जिसमें कभी छटनी नहीं होती, जिसके सामने टिप्स की आमदनी और पगार कोई माने न रखते थे। वो खुश था और दूध की कटोरी हाथ में थामे हुए वो यूं खड़ा था जैसे वो किसी को नहीं, कोई उसे ममनून कर रहा है। वो जाना टलना न चाहता था। अच्छा बेरा, दरबार ने बेरहमी से बेरे को झटकते हुए कहा, हम थक गए हैं, देखो ना कब से चले हैं, अब थोड़ा आराम करेंगे। जी, बेरा बोला, मेरी ज़रूरत पड़े साहब। दरबारी ने खट से दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से चटखनी चढ़ा दी। वो सचमुच थक गया था। उसने एक गहरा सांस लिया और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसे सीता का बब्बल को दूध पिलाना बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह न सकता था। कहता तो बुरा लगता, बहुत ही बुरा। जब ही अपने खिलंडरेपन में बब्बल ने कटोरी को हाथ मारा, दूध नीचे गिर गया। हाथ गंदा कहीं का, सीता ने कहा और रूमाल से उसका मुंह पोंछने और फिर झाड़न से फर्श साफ करने लगी। बब्बल को हाथ लगाने की देर थी कि वो सीता की बाँह पकड़कर खड़ा हो गया। सीता अंदर ही अंदर काँप रही थी। दरबारी कुछ खजिल सा नज़र आ रहा था।
ये होटल कोई इतना अच्छा नहीं। वो यूं ही सी कोई बात करने के लिए बोला। ठीक है, सीता बेपरवाही से बोली। फिर दरबारी ने नाक सिकोड़ कर इधर उधर सूंघा और कहने लगा, कोई बू सी आ रही है। और फिर उसने पसीने के कतरे अपने माथे पर से पोंछ डाले और बोला, तुम अब इसे छोड़ो भी। सीता ने बब्बल को बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो तकला हो गया। दरबारी ने एक एश ट्रे बब्बल के पास ला रखी और बब्बल उसे खिलौना समझकर लपका। वो बैठ गया और खेलने लगा। वो क्या करता। फिर आगे बढ़कर दरबारी ने एक अनाड़ी बेढंगे भोंडे अंदाज में सीता का हाथ पकड़ लिया। भगवान के लिए, सीता बोली और उसने बब्बल की तरफ इशारा किया। लेकिन दरबारी की आंखों पर जैसे कोई चर्बी छाई हुई थी। उसे कुछ न दिखाई दे रहा था। सिर्फ एक ही एहसास था कि वो है और एक तरोताज़ा और शादाब लड़की। वो तेज़ी से सांस ले रहा था। उसने जब अपने बाजू सीता के गिर्द डाले तो वो गोश्त पोस्त के नहीं लकड़ी के मालूम हो रहे थे और सीता के नर्म और गुदाज जिस्म में खबे जा रहे थे। सीता ने कोई मज़ाहमत न की। दरबारी की बाहों में कांपती हुई वो हर लहजा बेदम होती जा रही थी। आज वो खुद भी बेसहारा हो जाना चाहती थी। बब्बल ने डर कर दोनों की तरफ देखा। सीता को अभी तक रोते देखकर दरबारी कह रहा था, वही मतलब हुआ ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे। बब्बल ने एस्ट्रे की राख मुंह पर मल ली थी और अब रोने लगा था। चुप बे, दरबारी ने नफरत और गुस्से के साथ कहा। सीता चौंकी। वो बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बाजू जवाब दे चुके थे। दरबारी की डांट के बाद बब्बल ने डर कर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरबारी एकदम आग बबूला होकर लपका, जैसे उसका गला घोंट देगा। मर्द और औरत के बीच उस बेआहंग आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। बब्बल के पास पहुंचते ही उसने ज़ोर से एक थप्पड़ बब्बल को मार दिया। बब्बल लुढ़क कर दूर जा गिरा। शर्म नहीं आती, कहीं से मिस्री की आवाज़ आई। दरबारी ने पलट कर देखा। मिस्री नहीं, सीता थी, जो किसी अनजान ताकत के आ जाने से नीम बरहना हालत में उठकर बब्बल के पास चली आई थी और उसे उठकर अपनी छाती से लगा लिया था। बब्बल सीता की छातियों में सर दिए रो रहा था, सिसकियां ले रहा था। फिर उसने अपना मुंह उठाया और बंधी हुई घिघी के बावजूद दरबारी की तरफ इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो, इसने मुझे मारा। दरबारी को महसूस हुआ जैसे इतने साफ सुथरे कपड़ों में भी वो गंदा है। वो सीता से इतना शर्मिंदा न था जितना बब्बल से, लेकिन अपने आप को हक बजानिब समझने की उसके पास अभी बहुत सी दलीलें थीं। जब ही दरबारी ने अपना सर जैसे किसी दलदल में से उठाया और बब्बल की तरफ देखने लगा। वो सीता की तरफ देख भी न सकता था, क्योंकि वो नंगी थी और बब्बल से अपने नंगेपन को छुपा रही थी और दरबारी को देख रही थी जैसे वो दुनिया का सिफला तरीन इंसान था जो इस कमीना हद तक उतर आया था। फिर उसकी निगाहें खाली थीं। वो कुछ भी नहीं समझ रही थी। शर्मसारी, निदामत और खिजालत से दरबारी ने अपना हाथ बब्बल की तरफ बढ़ाया। सीता का बस चलता तो वो कभी बब्बल को दरबारी के गंदे और नजिस हाथों में न देती, लेकिन वो क्या करती। बब्बल खुद ही बेताब होकर दरबारी के बाजुओं में लपक गया और रोते हुए उल्टा सीता की तरफ इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो, इसने मुझे मारा। अब दरबारी के पास कोई दलील न थी और न सीता के पास। सीता, दरबारी ने कहा। सीता कुछ न बोली। वो रो भी न सकती थी। जल्दी से उसने साड़ी का पल्लू खींचा और अपना जिस्म ढक लिया। सीता, दरबारी फिर बोला, तुम कभी कभी मुझे माफ़ कर सकोगी। और फिर शको शुबह के अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम पहले शादी करेंगे। और फिर उसने हिम्मत करके अपना दूसरा बाजू सीता के गिर्द डाल दिया। सीता ने दरबारी की आंखों में देखा और फिर एक जस्त के साथ दरबारी से लिपट गई और उसके कंधे पर सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगी। उसके आंसुओं में दरबारी के आंसू भी शामिल हो गए। दोनों के दुख एक हो गए और सुख भी। उन दोनों को रोते देखकर बब्बल ने रोना बंद कर दिया और हैरानी से कभी सीता और कभी दरबारी की तरफ देखने लगा। जब ही एकाएकी वो हंस दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अपने कुरमुरे के लिए दरबारी की मुट्ठी खोलनी शुरू कर दी।